हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। बायोलॉजी की इस शानदार 18 क्वेश्चन में आपका स्वागत करते हैं। 18 प्रश्न सीधे सीधे बायो से, एनसीईआरटी से आपकी सेवा में उपस्थित है। गौर फरमाइएगा, बायोलॉजी के एनसीईआरटी पार्ट से आपकी सेवा में 18 क्वेश्चन शानदार शानदार उपस्थित है, जो एकदम पूछबे करेगा वाला क्वेश्चन। ई ने पूछेगा तो जो हम लिखाएंगे वो पूछेगा। तो आप कृपया जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। क्या कहते हैं, देखो, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ध्यान दीजिएगा, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? देख लो, उत्पादक का सर्वाधिक ऊर्जा होता है। उत्पादक का सर्वाधिक ऊर्जा होता है, सर्वाधिक ऊर्जा भी होता है और सर्वाधिक संख्या भी होता है। सर्वाधिक ऊर्जा भी होता है और सर्वाधिक संख्या भी होता है। और फिर अपघटक, अपघटक में है जीवाणु, जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक जो है ये अपघटक है। इसको पृथ्वी का अपमार्जक भी कहते हैं, कल भी बोले थे हम, इसको पृथ्वी का अपमार्जक भी कहते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। तो भैया कल बताए थे नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? सर्वाधिक संख्या होती है उत्पादक की। सर्वाधिक ऊर्जा भी किसकी होती है? उत्पादक। उत्पादक बोले तो प्लांट, उत्पादक बोले तो क्या? प्लांट। उत्पादक की अगर हम बात करें तो उत्पादक बोले तो प्लांट। पादप, उत्पादक बोले तो प्लांट, पादप। बताइए, उत्पादक सर्वाधिक ऊर्जा, सर्वाधिक संख्या, प्लांट। और उत्पादक में सेलुलोज होता है। उत्पादक में सेलुलोज होता है। सेलुलोज जो होता है पादप में होता है, पादप में होता है, लकड़ी में होता है, लकड़ी में होता है, लकड़ी में होता है और पेपर में होता है। पादप, लकड़ी और पेपर, ये तीनों में सेलुलोज पाया जाता है। पादप में भी, लकड़ी में भी, पेपर में भी। पादप में भी, लकड़ी में भी, पेपर में भी, तीनों में सेलुलोज पाया जाता है। पादप, लकड़ी, पेपर। पादप, लकड़ी, पेपर, तीनों में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज किसमें किसमें पाया जाता है? पादप में, लकड़ी में, पेपर में। पादप, लकड़ी, पेपर, तीनों में सेलुलोज पाया जाता है। सर्वाधिक ऊर्जा और सर्वाधिक संख्या होती है इसकी। प्लांट, इसी को कहते हैं उत्पादक को। अपघटक जीवाणु और कवक है। पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं अपघटक को। पृथ्वी का अपमार्जक किसको कहते हैं दोस्त मेरे? अपघटक को। आंसर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, चूंकि थोड़ा सा चला जाइए, एकदम महावीवीआई जो है वही दिए हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गोबर गैस का प्रमुख घटक है? अब ध्यान दीजिएगा, गोबर गैस कहे, बता, गोबर गैस कहे, गोबर गैस कहे, गोबर गैस कहे, या बायोगैस कहे, या बायोगैस कहे, या गोबर गैस कहे, बायोगैस कहे, या सीएनजी कहे। इस सब का मुख्य घटक मीथेन है। इस सब का मुख्य घटक मीथेन है। और एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। अब ध्यान देना, कहते हैं गोबर गैस, बायोगैस, सीएनजी, सब का मुख्य घटक मीथेन है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। गोबर गैस, बायोगैस, सीएनजी, सबका मुख्य घटक मीथेन है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। बता, निम्नलिखित में गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन है? तो गोबर गैस, बायोगैस, सीएनजी, इसका मुख्य घटक मीथेन है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? ये मीथेन इज द राइट आंसर। तो मीथेन बोल तो केवल 3 इज द राइट आंसर। ब्यूटेन आपको पता होगा, ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। एलपीजी का मुख्य, अमोनिया मूत्र में पाया जाता है। अमोनिया मूत्र में, मछली में जो गंध होता है वो भी किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण होता है।
मूत्र या मछली में जो गंध होता है, ये अमोनिया के कारण होता है। मूत्र या मछली में जो गंध होता है वो किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण होता है। मूत्र या मछली में जो गंध होता है वो किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण होता है। एलपीजी, ब्यूटेन, एलपीजी मुख्य घटक है मीथेन। गोबर गैस, बायोगैस, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। आंसर हो जाएगा केवल 3। एक चीज कभी कभी अगर पूछ दिया ईंधन चैप्टर से, ईंधन की अगर हम बात करें तो देखो, भाप अंगार, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं। क्योंकि बीपीएससी है चला, तो इतना आसानी से नहीं निकलेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। भाप अंगार गैस और जल गैस, एक होता है वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस, इसी को कहते हैं हम लोग वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस, इसी को कहते हैं वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इसमें CO होता है, इसमें भी CO होता है। और ध्यान रखिएगा, भाप हुआ तो जल हुआ, जल हुआ तो जल में हाइड्रोजन होता है H2। और अगर 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 मैं कहूं, तब चला नोट कर लो, एक भी वो लाइन नहीं लिखा रहे हैं जो हमको आता है, हम वो लाइन लिखा रहे हैं जो हमको आता है और पूछेगा। हम अपने तरफ से चला कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, कहते हैं CO प्लस H2, और वायु है तो वायु में सबसे अधिक कौन होता है? नाइट्रोजन के हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा CO प्लस N2। भाप अंगार गैस में CO प्लस H2, वायु अंगार गैस में CO प्लस N2। वायु अंगार गैस को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, भाप अंगार गैस को जल गैस कहते हैं। भाप अंगार गैस को कौन गैस कहते हैं? जल गैस कहते हैं। गौर फरमाइएगा, भाप अंगार गैस CO प्लस H2, वायु अंगार गैस CO प्लस N2। भाप अंगार गैस को जल गैस कहते हैं, वायु अंगार गैस को प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं। और सबसे अधिक ऊष्मीय मान जो है, सबसे अधिक महाभिव्याय, सबसे अधिक ऊष्मीय मान, सबसे अधिक ऊष्मीय मान हाइड्रोजन की होती है। सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? हाइड्रोजन का। सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? हाइड्रोजन का। कितना होता है? 150 किलो जूल पर ग्राम, 150 किलो जूल पर ग्राम। लाइटर में भी ब्यूटेन होता है। लाइटर में जो लिक्विड होता है उसमें एलपीजी गैस भरा होता है। लाइटर में मुख्यतः ब्यूटेन होता है। लाइटर में एलपीजी होता है। एलपीजी में का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। महाभिव्याय चला, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। एक चीज और अगर आपको परेशान कर दे थोड़ा सा, इसको पहले लिख लीजिए फिर हम लोग बताते हैं। चला, तुमको हम अपने लगभग 11 साल का अनुभव के द्वारा जितना हमको बन पड़ेगा हम जरूर लगा देंगे, लेकिन आप जो लिखा रहे हैं उसको लिखिएगा जरूर। जल्दी बताओ, एसके झा सर के बुक का ही क्वेश्चन नहीं दोस्त, मेरे बुक का भी है कुछ क्वेश्चन चूंकि मेरे बुक में सारा एनसीईआरटी डाला हुआ है और ये एनसीईआरटी का ही है, तो लगभग 90% तो बुक में आपको मिल ही जाएगा। मेरा बुक चला 700 पन्ने का है, तो 700 पन्ने से ज्यादा जनरल कंपटीशन का साइंस नहीं है। A to Z एनसीईआरटी है मेरे बुक में, A to Z। अगला देखो, एक होता है एंथ्रासाइट, कोयला। कोयला के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। कोयला की अगर बात करेगा तो कोयला में देखो, प्रतिशत कार्बन अगर पूछेगा, प्रतिशत कार्बन कहेगा, या ऊष्मा का क्रम कहेगा, या समय किसमें लगता है ज्यादा बनने में, तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। इंग्लिश में हम लिख रहे हैं, हिंदी में भी यही होता है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट के एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिनस, एंथ्रासाइट के बाद, एंथ्रासाइट के बाद देखो थोड़ा बढ़िया से देख लो इसको, हम ईंधन पढ़ा रहे हैं तो पूरा ईंधन खत्म कर देंगे। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, बिटुमिनस, उससे कम होता है लिग्नाइट, उससे कम होता है लिग्नाइट, और सबसे कम कार्बन का परसेंटेज होता है पीट कोयला में, पीट कोयला में। ये जो बिटुमिनस कोयला है इसको हम लोग डामर कोयला कहते हैं, ये इसी को हम लोग घरेलू कोयला कहते हैं। याद ना रहे ना तो याद रखना, ए पहले, उसके बाद बी, बी के बाद एल, एल के बाद पी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, बढ़िया से देख लो। और एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, बढ़िया से देख लो, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ए बी एल पी, ए बी एल पी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसको हम लोग डामर कोयला या घरेलू कोयला के नाम से जानते हैं। अच्छा चला जी, पेड बैच जो लोग ऑनलाइन लिए हैं,
अभी बीपीएससी टीआरई का जिन बच्चों ने पेड बैच लिया है, टीआरई 3.0 का जो 99 रुपये वाला बैच हम लेकर आए हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर आप क्लास करते हैं और अगर आपको अच्छा लगता है तो 8 टाइप करें। अगर आप तो बहुत सारे जगहों पर पढ़े होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पढ़े होंगे, लेकिन अलग अलग चैनल्स से पढ़े होंगे, अलग अलग जगह पेड कोर्स भी लिए होंगे, चूंकि आप बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको हमारा कोर्स अच्छा लगा, हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप कोर्स ऐप पर कर रहे हैं 99 रुपये वाला, अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया 8 टाइप करें। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि नहीं बहुत अच्छा कोर्स है सर जी ने जो दिया है, पढ़ के आप संतुष्ट हैं, तो कृपया 8 टाइप करें। अगर आप पढ़ के संतुष्ट हैं तो कृपया 8 टाइप करें। एकदम आपको लगा कि नहीं सर सब जगह पढ़े लेकिन आपके यहाँ जो पढ़े तो अलग प्रकार की संतुष्टि मिली, तो कृपया 8 टाइप करें। जो भी बच्चे कोर्स लिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चला जी, इसी के लिए हम इस कोर्स में मेहनत कर रहे हैं जितना हमसे, और हम चला बैच इसलिए नहीं देते थे क्योंकि मेरा टाइम खाली नहीं रहता था। अभी हम टाइम खाली किए हैं कि नहीं, हमको बच्चे बहुत परेशान हैं, इसकी मदद करनी है। और आजा मेरे दोस्त जल्दी से, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। कहता है देखो, कार्बन प्रतिशत कार्बन ऊष्मा समय, एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा, उससे कम बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट, उससे कम पीट। सबसे खराब होता है, सबसे खराब जो होता है, सबसे खराब जो होता है वो पीट है। और सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया जो होता है, सबसे बढ़िया जो होता है, सबसे बढ़िया जो होगा वो एंथ्रासाइट है। सबसे कम प्रदूषण भी एंथ्रासाइट फैलाएगा, सबसे ज्यादा प्रदूषण पीट फैलाएगा। सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन फैलाएगा? सबसे कम प्रदूषण क्या फैलाएगा? पीट कोयला फैलाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ई जान लो, ABLP, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा और आपकी सेवा में भी ये रहा, गौर फरमाइएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, और बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। हम जल्दी से बता देते हैं आपको। देखो, CH3COH ये सब एकदम आउट कंपाउंड है, पूछवे करेगा। एसिटिक एसिड, C6H5COH बेंजोइक अम्ल, और C2H4O4 ये ऑक्जेलिक अम्ल। अब देखो इस सब का क्वेश्चन पूछेगा। एसिटिक एसिड विनेगर में, एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, विनेगर में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला भी पूछता है, CH3COOH, CH3COOH, इसको हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। बेंजोइक एसिड खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में हम लोग बेंजोइक एसिड का उपयोग करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, इससे बनता है दाग जंग के धब्बे हटाने के लिए, दाग या जंग के धब्बे हटाने के लिए, दाग या जंग के धब्बे हटाने के लिए, दाग या जंग के धब्बे हटाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड का। एक चीज और ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है, ये पथरी के उपचार में यूज करते हैं। क्या, सॉरी, पथरी इसी का बना होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है पथरी। ये सब VBI क्वेश्चन है जो पूछेगा। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, टमाटर में चला ऑक्जेलिक एसिड होता है। वेरी गुड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये आप ऑलरेडी जानते होंगे, देख लो। अब कहता है एसिटिक एसिड विनेगर में, CH3COH, बेंजोइक एसिड खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में, और ऑक्जेलिक एसिड दाग जंग के धब्बे हटाने में। कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है पथरी, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन अम्ल होता है दोस्त? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। बाकी तो तुम ऑलरेडी याद किया होगा, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड वगैरह वगैरह, वो आपको ऑलरेडी पता होगा। जल्दी बता दे, आप मेरा कमेंट्स को इग्नोर नहीं कीजिए, हम ऐप पर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए ना गुरुजी। अब 100 रुपया भी अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे मिलिए, हम आपको फ्री में कर देंगे, एकदम टेंशन नहीं लीजिए। चला जी, हमारे तरफ से सेवा पूर्ण है। अगला 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 अगला, आजा मोरे राजा लेके ढोल बाजा। पिछला का आंसर क्या होगा रे? अच्छा, पिछला का आंसर तो आप मिला लिए होंगे।
एक और आंसर बता क्या होगा। तुझो नहीं है तो निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। देखो चला, ई ब्लॉक 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, यहां पर है पी ब्लॉक, ये है दोस्त मेरे डी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, यहां से यहां तक हो गया ये कौन ब्लॉक, टी एस ब्लॉक। ये हो गया दोस्त मेरे पी ब्लॉक। यहां से यहां निकल कर आया है, यहां से डी ब्लॉक से, ये डी ब्लॉक से निकल कर आया है, ये डी ब्लॉक से जो निकल कर आया है ना वो है नीचे एफ ब्लॉक। अगर आप देखे होंगे एफ ब्लॉक में 2 सीरीज है, एक है लेंथेनाइड, एक है लेंथेनाइड सीरीज और एक है एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। इसमें तत्वों की संख्या 14 है, इसमें भी तत्वों की संख्या 14 है। अब ध्यान दीजिएगा, इस डी ब्लॉक को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं संक्रमण तत्व? इसलिए कि एस और पी के बीच में दबा हुआ है। संक्रमित होना मतलब दबा होना। और ये जो एफ ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक को कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं इसको हम लोग, अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। देख लो, यह है एस ब्लॉक, यह है पी ब्लॉक, यह है डी ब्लॉक, एस और पी के बीच में है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं और संक्रमण तत्व से बाहर निकल कर आया है एफ ब्लॉक, इसको हम लोग अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज है, एक लेंथेनाइड है, एक एक्टिनाइड है। लेंथेनाइड में भी 14, एक्टिनाइड में भी 14 तत्व हैं। लेंथेनाइड सीरीज में भी 14 तत्व है, एक्टिनाइड में भी 14 तत्व। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, नीचे एफ ब्लॉक है। पी डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं, एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। किस ब्लॉक में संक्रमण तत्व कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है डी ब्लॉक को, इज द राइट आंसर। अंतः संक्रमण तत्व, चूंकि संक्रमण से निकल कर ही आया है इसलिए इसको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन का रिजल्ट साथ में ऐड करके दीजिए। अरे यार, ऑनलाइन का ऑफलाइन जो होगा वो ओएमआर पर होगा, ऑनलाइन तो वहां होगा, तो कैसे हो पाएगा? फिर भी आप बोल रहे, लेकिन हो नहीं पाएगा। जो हो नहीं पाएगा हम उसका गलत ये प्रॉमिस नहीं करते हैं हम। हाँ, दोनों लिस्ट हम आपको एक साथ प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये कर सकते हैं। चलो ये कर देंगे हम लोग, दोनों लिस्ट एक साथ प्रोवाइड कर देंगे। देख लो, कहते हैं, देखते हैं उसका कुछ करते हैं। ये डी ब्लॉक जो है एस और पी के बीच में, इसलिए इसको संक्रमण तत्व। यहां से निकल कर आता है, इसको कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आहा हा हा, ओहो हो, कितना सुंदर, कितना प्यारा यहां से क्वेश्चन पूछेगा हमारा। देखो क्या कहता है, समस्थानिक। ओहो, इधर आइए ना जी, कहां जा रहे हैं? जैसे कार्बन 612, कार्बन 614, कार्बन 612, कार्बन 614, कार्बन 612 और कार्बन 614। ये गौर फरमाइएगा, इसमें भी प्रोटॉन 6 गो है, इसमें भी प्रोटॉन 6 गो है। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या यहां भी 6, यहां भी 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6, यहां भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। और न्यूट्रॉन अगर निकालोगे तो न्यूट्रॉन 12 में से 6, 12 में से 6 गया 6, और यहां न्यूट्रॉन निकालोगे 14 में से 6 गया 8। तो अब गौर फरमाइएगा, प्रोटॉन की संख्या यहां अगर कहेगा हमको समानता किसके कारण, अगर हमको कह दे कि समानता किसके कारण, तो समानता प्रोटॉन के कारण। कहेगा विषमता किसके कारण, अगर कहेगा विषमता किसके कारण, तो न्यूट्रॉन के कारण। बढ़िया से देख लो, समस्थानिकों में समानता, इलेक्ट्रॉन का कोई भरोसा नहीं। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के भरोसा नहीं खे, क्योंकि अगर आवेश आ जाएगा तो ये घट बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन का हम लोग भरोसा नहीं करते। प्रोटॉन इसमें भी 6, इसमें भी 6, इलेक्ट्रॉन इसमें 6, इसमें 6, न्यूट्रॉन यहाँ 6 होगा, 12 में से 6 गया 6, 14 में से 6 गया 8। तो दोस्त मेरे कहते हैं समानता प्रोटॉन के कारण, विषमता न्यूट्रॉन के कारण। अब क्वेश्चन पढ़िए, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व हो गए, कार्बन कार्बन है तो एक ही तत्व होगा। अब जल्दी से पढ़ दीजिए, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। कहते हैं एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। देखो तो ये आंसर होगा, परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है। आंसर होगा क्या? ए नंबर होगा। देखो तो आंसर, परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु भार अलग अलग होता है, तो आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल।
एक चीज और हम इसमें कह सकते थे कि इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, तो ये भी आंसर आपका सही हो जाता। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपको जो पूछेगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, यहां से क्वेश्चन पूछवे करेगा, आप एकदम देख लीजिए बढ़िया से। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक कौन कौन है? एगो है प्रोटियम, एगो है दोस्त मेरे प्रोटियम, एगो है दोस्त मेरे ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, एगो है दोस्त मेरे ट्राइटियम, एगो है दोस्त मेरे ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को कहते हैं हम लोग P11 या P11, या यूं कहें कि इसको हम लोग कहते हैं H11, और ड्यूटेरियम को कहते हैं हम लोग D12 या इसको हम लोग कहते हैं H12, और ट्राइटियम को कहते हैं, ट्राइटियम जो है, ट्राइटियम को कहते हैं D13, T13, T13 या इसी को कहते हैं H13। देख लो अब दोस्त बढ़िया से देखना, इसको कहते हैं नवजात हाइड्रोजन, इसको कहते हैं नवजात हाइड्रोजन, इसको कहते हैं नवजात हाइड्रोजन। इसमें आइएगा, इसको इससे भारी जल का निर्माण होता है, इससे भारी जल यानी D2O का निर्माण होता है। इसी D2O जो होता है ये मंदक का काम करता है, ये मंदक का महाभिवियाय, महाभिवियाय ये मंदक का काम करता है। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ कंटेंट में आपका स्वागत करते हैं। ट्राइटियम ये रेडियो समस्थानिक है। अगर ट्राइटियम की हम बात करें, ये एकमात्र रेडियो समस्थानिक है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है अति ज्वलनशील है, अति ज्वलनशील है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें दोस्त मेरे, तो हाइड्रोजन अति ज्वलनशील है, हाइड्रोजन अति ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है, ऊष्मीय मान जो है सर्वाधिक होता है। एक चीज और ध्यान रखना, जब इसको पढ़िए रहे हो तो थोड़ा और देखिए लो, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है हम वही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको जो जो आता है। कार्बन 12 एकदम पूछेगा जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए। उसके बाद आयरन, आयरन 26 पूछेगा, आयरन 26 पूछेगा एनीमिया रोग के उपचार के लिए। आयरन 26 की अगर हम बात करें एनीमिया रोग के उपचार के लिए, आयरन 26 की अगर हम बात करें, कार्बन 12 जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए, आयरन 26 एनीमिया रोग का पता लगाने के लिए, एनीमिया रोग का पता लगाने के लिए। उसके बाद आ जाइए आप आयोडीन 31, आयोडीन जो है 131, ये घेघार रोग का प्रचार, घेघार रोग में हम लोग यूज करते हैं। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है ये कैंसर के लिए हम लोग यूज करते हैं, कोबाल्ट कैंसर के लिए यूज करते हैं। ये इतना 4 को याद रखो, ही पूछेगा, ये 4 को चला याद रखो, पूछेगा। चला देख लो, समस्थानिक में प्रोटियम नवजात हाइड्रोजन है। इसमें कहेगा न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, एकमात्र ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, इस महाभिवियाय। चला जो कंटेंट है ना, हमको जो जो लगता है कि ये सब पूछा है, ये सब पूछ सकता है, वो सब हम दिया। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 कैंसर में, कार्बन 12 जीवाश्म की उम्र, आयरन 26 एनीमिया रोग, आयरन आयोडीन 131 घेघार रोग, कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए, प्रोटियम के लिए नवजात हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम भारी जल या मंदक, ट्राइटियम हो गया रेडियो समस्थानिक। ट्राइटियम एकमात्र ऐसा है जो रेडियो समस्थानिक है। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन, ये सब लेकिन पूछता नहीं है। सबसे भारी गैस टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड। वेरी गुड। कार्बन 12 जीवाश्म की उम्र का पता, आयरन 26 एनीमिया रोग का उपचार, आयोडीन, तो ऐसे भी देखो कार्बन आयरन एनीमिया सबको पता है, आयोडीन घेघार सबको पता है, कोबाल्ट कैंसर सबको पता है। मार दीजिएगा खटाक से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या होगा इसका आंसर? निम्नलिखित पदार्थों में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है? देखो चला, अपवर्तनांक की अगर बात करोगे, अपवर्तनांक का क्वेश्चन पूछता है, अपवर्तनांक का क्वेश्चन पूछता है, बढ़िया से इसको देख लो। अपवर्तनांक की अगर हम बात करें, अपवर्तनांक जो पूछता है, फालतू का चीज नहीं देखना है। अपवर्तनांक एगो पूछेगा तुमको सबसे अधिक, सबसे अधिक पूछेगा हीरा का, इसीलिए हीरा सबसे अधिक कठोर, इसीलिए हीरा सबसे अधिक कठोर जो होता है, इसी के कारण सबसे अधिक कठोर हीरा इसी के कारण होता है। और अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं, ये कठोरता के समानुपाती होता है, ये कठोरता के समानुपाती। सब नहीं पूछेगा, चलो इसको मिटा ही देते हैं, जबरदस्ती वाला बात हो गया। ये मात्रकहीन और विमाहीन है,
मात्रकहीन और बीमाहीन है, मात्रकहीन और बीमाहीन है, ये पूछ सकता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। कितना होता है? 2.42, 2.42 होता है। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42, इसीलिए हीरा सबसे अधिक कठोर होता है। जल की अगर हम बात करें तो जल कहें या शुद्ध जल कहें या आसूत जल कहें, आसूत जल कहें या वर्षा का जल कहें या वर्षा का जल कहें, वर्षा का जल कहें, इस सब कुचालक होता है, इस सब कुचालक होता है। या वर्षा का जल कह दें, इस सब क्या होता है दोस्त मेरे? कुचालक होता है। देख लो बढ़िया, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है, सब इसीलिए सबसे अधिक कठोर है। यह मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। जल या आसूत जल या वर्षा का जल ये कुचालक होता है। जल या आसूत जल या वर्षा का जल ये क्या होता है? कुचालक होता है। एकदम 100% याद रखना। अब्रक, 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 चूंकि ये आयरन में यूज होता है, अब्रक, पोर्सिलीन, अब्रक और पोर्सिलीन ये चला कुचालक होता है। अब्रक और पोर्सिलीन कुचालक होता है। शुद्ध जल, वर्षा का जल, आसूत जल ये भी विद्युत का क्या है? कुचालक है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का, हीरा सबसे अधिक कठोर होता है। हीरा अपवर्तनांक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। अपवर्तनांक बीमाहीन और मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। अपवर्तनांक बीमाहीन और मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। आंसर हीरा का सबसे अधिक कठोर होता है। हीरा सबसे अधिक कठोर होता है। इसका हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। जल, आसूत जल, वर्षा का जल ये कुचालक होता है। महा भी भैया, अब्रक पोर्सिलीन ये भी कुचालक होता है। अब्रक पोर्सिलीन ये भी कुचालक होता है। जल्दी से लिख, कुचालक होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बड़ा जरूर होगा चला, लेकिन एनसीईआरटी का होगा तो भयानक इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। कहते गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के देखो चला, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको पूछे ना पूछे, लेकिन इस सारा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए देख लो। कहते हैं परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। गोलीय दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन चुनिए। एकदम सत्य वचन है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यह न्यूटन का परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होगा, यह परावर्तन का दूसरा नियम है। गोलीय दर्पण की ज्यामितीय केंद्र इसका ध्रुव कहलाता है, जबकि गोलीय लेंस का ज्यामितीय केंद्र इसका प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। क्या होगा आंसर बताओ? व्हाट इज द आंसर? देखो ये एकदम सही है कि गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, ये जो गोलीय दर्पण है इसका जो ये वाला केंद्र है ये पोल कहलाता है, ध्रुव। लेंस का जो केंद्र होता है ना, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना चलाते, इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा। ये कुछ नहीं, पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में होगा। और दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं और लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के मध्य बिंदु को ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब कुछ चीजें और ध्यान रखो कि भैया अगर 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 ये कोई दर्पण है, ये दर्पण है, तो देखो ये है मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष जो होता है एक काल्पनिक रेखा है। मुख्य अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है और काल्पनिक रेखा दर्पण के दोनों तरफ होता है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये फोकस है, ये सेंटर है। मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जाएगा तो फोकस पर मिलेगा, और फोकस के से अगर कोई किरण निकलेगा तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। देख लो, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो फोकस पर मिलेगा, फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ये ध्यान रखना चला। मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो फोकस पर आएगा, अब फोकस से निकलेगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। यहां से यहां तक हो जाएगा R और यहां से यहां तक हो जाता है F। तो F बराबर होता है R/2। F बराबर क्या होता है चला? R/2। एकदम चला ध्यान रखिएगा, एकदम बढ़िया से। F बराबर क्या होता है? R/2। ये ध्यान रखिएगा कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जाएगा तो फोकस पर मिलेगा, अब फोकस से निकलेगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या रहा? रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ये सही है कि गलत है? जल्दी बताओ, सही है कि गलत है? कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहता है कौन सा सही है? आंसर बताओ। एक भी किसी
कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के समय एक ही तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। ऐसा नहीं कि लोहा रासायनिक अभिक्रिया करके अल्युमिनियम में बदल जाएगा, ऐसा होता है क्या? लोहा अभिक्रिया करके अल्युमिनियम में बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लोहा लोहे रहेगा। तो वही बात ही कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, एकदम नहीं बदलता, सत्य वचन है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब देख लो, अगर कहते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से या तो टूटेगा या तो जुड़ेगा, दोनों में नया पदार्थ बनेगा। जैसे CaCO3 अगर टूटेगा, CaCO3 टूटेगा तो ये बन जाएगा CaO प्लस CO2। अगर 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 H2 और O2 जुड़ेगा तो ये बना देगा H2O। तो टूटने से भी नया पदार्थ बनता है, जुटने से भी नया पदार्थ बनता है। अब आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। अब देखो आपका जो इसमें जो सवाल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सवाल दिया हुआ है, कहते हैं एक होता संतुलित समीकरण, एक होता असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण को कंकाल समीकरण के नाम से जानते हैं। असंतुलित समीकरण को कंकाल समीकरण के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। असंतुलित समीकरण को कंकाल समीकरण के नाम से जानते हैं। असंतुलित समीकरण को कंकाल समीकरण के नाम से जानते हैं। अब देखो चला अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या रहा? कहते हैं क्षय रोग, क्षय रोग मतलब हो गया टीबी, क्षय रोग हो गया मतलब टीबी वायु द्वारा संचरित हो सकता है, एकदम सही बात है। हैजा दूषित पानी से संचरित होता है, एकदम सही है। एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संचरित होता है, नहीं। एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स लैंगिक भी होता है, एड्स लैंगिक भी होता है, रक्ताधान से भी होता है, रक्ताधान से भी होता है। एड्स लैंगिक भी होता है, रक्ताधान से भी होता है। इन्फेक्टेड इंजेक्शंस लगाने से भी होता है, इन्फेक्टेड इंजेक्शन लगाने से भी होता है, इन्फेक्टेड इंजेक्शन लगाने से भी होता है। एड्स लैंगिक भी होता है, रक्ताधान भी होता है, इन्फेक्टेड इंजेक्शन से भी होता है। और एड्स जो है ये वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। एड्स की अगर हम बात करें ये वायरस से होता है। एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संचरित हो सकता है, नहीं, ये रक्ताधान से भी होता है, इन्फेक्टेड डिजीज है और वायरस से भी होता है। बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? ई गलत है, ये सही है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2। जल्दी बताओ चला आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? छोड़ दो हम बोल देते हैं। बता, लैंगिक से होता है, एड्स जो है लैंगिक होता है, रक्ताधान भी होता है। कहता है एड्स केवल लैंगिक संपर्क से होता है, एकदम गलत। क्षय रोग वायु द्वारा होता है, हैजा दूषित पानी से होता है। काहे आ गया तुम? हमको लगा तुम होगा ये बोल रहे। है उसको हटा देगा जो एकदम पूछवे नहीं करता। मेरा भाई बोला एसके झा सर से पढ़ो, मस्त पढ़ाते हैं। आए हाय हाय। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा।
बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या होगा। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापते। महा गलत है। चला देखो, एक होता है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, ये पानी में वस्तु को खोजता है, इसमें पराश्रव्य तरंग यूज होता है और ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। एक होता है रेडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम। रेडार क्या करता है, स्थल पर वस्तुओं को खोजता है और इसमें रेडियो तरंग यूज होता है, इसमें रेडियो तरंग यूज होता है और यह भी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। जहाज वगैरह, पनिया जहाज कहेगा तो सोनार, याद रखना। जहाज का मतलब ये होता है पनिया जहाज, जहाज कह देना तो पनिया जहाज। जहाज का एरोप्लेन मतलब हो गया हवा में उड़ने वाला, जहाज कह दे या पनिया जहाज कह दे या पनिया जहाज कह दे। और ई जो होगा रेडार, ई होगा एरोप्लेन के लिए, ई होगा एरोप्लेन के लिए रे दोस्त। अब क्वेश्चन कह रहा है सोनार एक ऐसी युक्ति जिसमें वायु में स्थित, वायु में ना, ये गलत है। सोनार पानी में, चमगादड़ गहन अंधकार में भोजन की खोज के लिए पराध्वनिक तरंग उत्सर्जित करता है। सही कि गलत? आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी बता। एकदम सही है। चमगादड़ अल्ट्रासाउंड सुनता भी है और अल्ट्रासाउंड उत्पन्न भी करता है। परपोइसेस अल्ट्रासाउंड सुनता भी है, अल्ट्रासाउंड उत्पन्न भी करता है। बताओ आंसर। आंसर बताओ। सोनार पानी में, रेडार स्थल पर। सोनार में पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग और ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। रेडार स्थल पर रेडियो तरंग और ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। बता आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर डूड, जल्दी बता दो मेरी जाने मोहब्बत। कह रहा है कौन सही है, केवल दो सही है, केवल दो सही है, केवल और केवल क्या सही है, दो सही है। जल्दी लिख, बहुत बढ़िया, केवल और केवल दो सही है। सोनार पानी में, सोनार पानी में, सोनार पानी में, रेडार जमीन पर। नहीं कहते जहाजों को, ये जो एरोप्लेन के लिए हम लोग रेडार का यूज करते हैं, एरोप्लेन के लिए। आर के सर कहाँ हैं? आर के सर तो चला स्वर्गलोक को चले गए हैं, उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जल्दी लिख। सोनार पानी में, पराश्रव्य तरंग परावर्तन के सिद्धांत पर, रेडार स्थल पर रेडियो तरंग परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। एरोप्लेन, एरोप्लेन के लिए रेडार और जहाज के लिए सोनार। आहा, इधर आजा दोस्त। दुइये को कांस्टेंट तोरा पूछबे करेगा। एगो पूछेगा जी, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 -11 F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। एक तो ये पूछेगा तुमको दोस्त मेरे, एक नहीं तो एप्सिलॉन नॉट पूछेगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर अब बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दो को, जी का वैल्यू इसको खोजा था कैवेंडिश ने। इसको कौन खोजा था? कैवेंडिश ने। जी का, बड़ी जी का वैल्यू कौन खोजा था दोस्त मेरे? बड़ी जी का वैल्यू खोजा था कैवेंडिश ने। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परम विद्युतशीलता, यही दो को कांस्टेंट पूछता है। 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 इज द राइट आंसर। ये दो को कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद रखना है। जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। बताओ गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है? क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये किसके बीच लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य एंड पृथ्वी के बीच, या प्रत्येक या हर एक वस्तु के बीच? प्रत्येक या हर एक वस्तु के बीच। सूर्य और पृथ्वी के बीच या प्रत्येक और हर एक वस्तु के बीच। गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच या प्रत्येक और हर एक वस्तु के बीच। बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बता। गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और पृथ्वी के बीच और प्रत्येक और हर एक वस्तु के बीच। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और पृथ्वी के बीच या प्रत्येक और हर एक वस्तु के बीच। आंसर हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच जो लगने वाला प्रत्येक की जिस भी वस्तु में द्रव्यमान होगा उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। प्रत्येक और हर एक वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिसमें भी द्रव्यमान होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। वस्तुओं की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को क्या होगा? आंसर बता। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। क्या होगा आंसर? आंसर देखो क्या होगा, हम बताते हैं क्या मामला है।
कहते हैं वस्तुओं सही चुनना है। वस्तुओं द्वारा अपनी गति अवस्था परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण नहीं कहते हैं, इसको जड़त्व कहते हैं। तो ये हो गया गलत। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, एकदम सही। सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है, नहीं। जड़त्व जो होता है I बराबर mr² होता है। जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा, जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व कम। तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब आंसर बता दो, केवल और केवल 2 इज द राइट आंसर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा घर्षण बल के बारे में, घर्षण बल के बारे में, घर्षण बल क्षयकारी बल है, इसको कम किया जा सकता है लुब्रिकेंट डालकर, क्षयकारी बल है। और घर्षण बल की अगर हम बात करें, ये संपर्क बल है, ये दो वस्तुओं के बीच संपर्क में आने के कारण लगता है, ये संपर्क बल है। घर्षण बल संपर्क बल है और घर्षण बल क्षयकारी बल भी है। घर्षण बल संपर्क बल है और घर्षण बल क्षयकारी बल भी है। घर्षण बल संपर्क बल भी है और घर्षण बल क्षयकारी बल भी है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, केवल 2 इज द राइट आंसर। देख लो, वस्तुओं द्वारा अपनी गति अवस्था परिवर्तन का विरोध प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। घर्षण बल सदैव वस्तु के गति का प्रतिरोध करता है। सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है, एकदम गलत है। द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त्व ज्यादा, द्रव्यमान कम तो जड़त्व कम। आंसर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला कहता है नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक है। एकदम सही बात है। नमक के साथ क्या है, नमक के साथ जो NaCl की हम बात करते हैं, जिसका pH मान 7 होता है, जिसका pH मान 7 होता है, ये द्रव अवस्था में सुचालक होता है, द्रव अवस्था में सुचालक होता है। और दोस्त मेरे ये ठोस अवस्था में कुचालक होता है, ठोस अवस्था में कुचालक होता है। और इसका क्वथनांक ये आयनिक यौगिक है, ये जो है दोस्त मेरे ये आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है। और इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, ये आयनिक यौगिक है। और इसका क्वथनांक 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 एंड गलनांक उच्च होता है। इसका क्वथनांक एंड गलनांक जो होता है वो उच्च होता है। अब देख लो, आसूत जल विद्युत का एक अच्छा चालक है, एकदम अभी तुरंत लिखा है कुचालक है, ये सही है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। कहता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो भैया 2 तो असत्य है। पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह विद्युत का सुचालक है। पेयजल सुचालक है, शुद्ध जल कुचालक है। शुद्ध जल, आसूत जल, वर्षा का जल, देख लो पेयजल जो है, पेयजल में कुछ ना कुछ खनिज लवण होता है। पेयजल की अगर हम बात करें तो पेयजल जो होता है यह सुचालक होता है, पेयजल सुचालक होता है। आसूत या वर्षा का जल या वर्षा का जल या शुद्ध जल, ये जो होता है कुचालक होता है। ये ध्यान रखना दोस्त मेरे, पेयजल में कुछ ना कुछ खनिज लवण होता है, ये सुचालक होता है। आसूत जल, वर्षा का जल, शुद्ध जल, ये कुचालक होता है। और नमक जो है आयनिक यौगिक है, क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। नमक द्रव अवस्था में सुचालक होता है, ठोस अवस्था में कुचालक। ठोस अवस्था में नमक का ढेरी है ना, इस साइड करंट लगाइए उस साइड नहीं लगेगा। अब बाल्टी में नमक घोल दीजिए, भयानक रूप से करंट का प्रवाह हो जाएगा। तो भैया आंसर बता दो, केवल और केवल 2 जो है वो गलत है, बाकी दोनों सही है। नमक घुला हुआ जल में विद्युत का कुचालक है, घुला हुआ यानी द्रव अवस्था में अच्छा चालक है, अच्छा चालक है यानी सुचालक। चला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर पेयजल सुचालक है, आसूत जल, वर्षा का जल, शुद्ध जल कुचालक है। आसूत जल, वर्षा का जल, शुद्ध जल कुचालक है। और नमक की अगर हम बात करें, ये आयनिक यौगिक होता है, क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, pH मान 7 होता है। नमक जो है ये NCERT में क्वेश्चन है, नमक सब्जी में क्यों मिलाया जाता है, स्वाद के लिए। और जल्दी अगर आपको गलाना है, अगर आपको जल्दी गलाना है, अगर आपको जल्दी गलाना है तो बेकिंग सोडा डालते हैं। ये भी NCERT का क्वेश्चन है। देखो बेकिंग सोडा का बहुत सारा क्वेश्चन है, NaHCO3, इसका उपयोग CO2 गैस बनाने में भी करते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने के लिए काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। अगर हम NaHCO3 की बात करें तो यह दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है। इसलिए जब मधुमक्खी के डंक में जो है ना, मधुमक्खी जब डंक मारता है, मधुमक्खी जब डंक मारता है तो इसी से इलाज करते हैं, मारता तो इलाज करते हैं। मधुमक्खी जब डंक मारता है तो इसी से इलाज करते हैं। CO2 और फायर एक्सटिंग्विशर गैस बनाने के लिए यानी CO2 बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये दुर्बल क्षार है, मधुमक्खी डंक मारता है तो इसी का उपयोग करते हैं।
भोजन को जल्दी पकाता है, भोजन को जल्दी पकाता है। इसको बेकिंग सोडा कहते हैं, इसलिए बेकरी उद्योग में यही यूज होता है। भोजन को जल्दी पकाता है, अब बेकरी उद्योग में यही यूज होता है। बेकरी उद्योग में यही यूज होता है। एक साथ चला, हम अगर तुरा 400 क्वेश्चन करवा रहे हैं, 400 नहीं करवा रहे हैं हम, तुरा कम से कम 3000 क्वेश्चन करवा रहे हैं। बिहार का एकमात्र टीचर जो 100% ईमानदारी से बेस्ट कंटेंट देता है। लव यू। ओए है क्या बात है। बिहार में सर बहुत सारे अच्छे अच्छे शिक्षक हैं जो अब बहुत अच्छा करते हैं। हम सभी शिक्षकों का सम्मान इसलिए करते हैं, चला ये NaCl आयनिक यौगिक का क्वथनांक और गलनांक कुछ होता है, द्रव अवस्था में ये सुचालक होता है, ठोस अवस्था में कुचालक होता है, pH मान 7 होता है। 15 क्वेश्चन तो आपका हो गया। लीजिए ना, हम स्क्रीन के सामने इसलिए नहीं हटते हैं ना कि आप ही सोचेगा लगता है आंसर देखने तो नहीं चले गए हैं, इसलिए नहीं हटते हैं दोस्त। अरे बच्चा सब चला उल्टा पुल्टा कमेंट्स करता है ना तो थोड़ा सा खराब लग जाता है। इतना मेहनत करो और बच्चा कहे कि गुरुजी लगता है आप देख के पढ़ा रहे हैं क्या, तो थोड़ा सा चला अखड़ जाता है, इसलिए हम नहीं हटते हैं। हमको मेरा टीम का लोग सब बोला कि सर आप हट जाते हैं ना, इसलिए बच्चा ही कमेंट्स कर दिया। लौटेनिक, स्थैतिक और सर्पी एकदम जान लीजिए। चला जी क्वेश्चन पूछवे करेगा। स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है गतिज या सर्पी घर्षण और सबसे कम होता है लौटेनिक घर्षण, सबसे कम होता है लौटेनिक घर्षण। इसीलिए रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना जो है आसान होता है, क्योंकि लौटेनिक घर्षण एक प्रकार का विरोध है। घर्षण एक प्रकार का क्या है, विरोध है। तो कहता है घटते क्रम में, तो घटते क्रम में सबसे ज्यादा स्थैतिक, फिर सर्पी, फिर लौटेनिक। स्थैतिक तब लगता है जब कोई वस्तु अस्थिर है, स्थैतिक तब लगता है जब कोई वस्तु अस्थिर है, और सर्पी तब लगता है जब कोई वस्तु लुढ़क रहा है, और लौटेनिक तब लगता है जब कोई फिसल रहा है। जब कोई ये फिसल रहा है तो गतिज घर्षण, और लुढ़क रहा है तो लौटेनिक घर्षण, अस्थिर है तो स्थैतिक घर्षण। सबसे तेजी से देखो यही होगा लौटेनिक घर्षण। ऐसे ये सबसे तेजी से होता है क्योंकि इसमें सबसे कम विरोध होता है, सबसे कम घर्षण होता है लौटेनिक में। आंसर 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 आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या होगा। कहते हैं निम्नलिखित में असंपर्क बल जो एकदम संपर्क में ना आता हो, देखो घर्षण बल संपर्क बल है, उसके बाद पेशीय बल भी संपर्क बल है, विद्युतीय बल संपर्क बल नहीं है, चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल भी संपर्क। घर्षण बल तो दो सतह संपर्क में आएगा तभी ना घर्षण होगा। अब फिर कहता है पेशीय बल, पेशीय बल जो होता है वो मांसपेशियों से लगता है, तो मांसपेशियों के बीच चलेगा तो वो भी घर्षण बल है। आंसर बताइए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, क्या हो जाएगा आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। बिहार नहीं सर, पूरे भारत में आप अच्छे गुरुजी हैं, वाह क्या बात है, बताओ जल्दी से। 1 2 3 और 4 कहां पर है। देखो घर्षण बल सतहों के बीच लगता है तो वो रगड़ खाता है, तो भैया वो संपर्क बल है। टाइम हो गया है, चला ज्योग्राफी का, गुरुजी मेरा कपार फोड़ देंगे। मानव शरीर में पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन है, लोहा प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायक होता है, वसा शरीर में वृद्धि के लिए एवं प्रोटीन ऊर्जा के लिए। ये तो साफे 3 नंबर तो साफे गलत है, बताओ सही क्या है। 16 नंबर का आंसर जल्दी से बता दो सही क्या है, व्हाट इज द सही, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, व्हाट इज द सही, जल्दी बताओ। कहते हैं दूध जो है अपने आप में एक संतुलित भोजन है, खाली इसमें विटामिन सी नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता। दूध लगातार दूध रोटी खाओगे तो स्कर्वी हो जाएगा। लोहा प्रचुर मात्रा में रुधिर का निर्माण, एकदम लोहा रुधिर का निर्माण। वसा सर ये उल्टा लिख दिया है, ये चला उल्टा लिख दिया है, क्या उल्टा लिख दिया है। वसा जो है ये ऊर्जा देता है, अधिकतम ऊर्जा देता है। देखो वसा जो है ये अधिकतम ऊर्जा देता है, अधिकतम ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा देता है। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है ये तुरंत ऊर्जा देता है, ग्लूकोज जो है ये तुरंत ऊर्जा देता है। देख लो वसा अधिकतम ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देता है। अब प्रोटीन जो है ये उत्तक निर्माण में यानी शरीर के निर्माण में, शरीर मांसपेशी, शरीर के मांसपेशी के निर्माण में सहायक है, शरीर के मांसपेशी के निर्माण में सहायक है। अब बताओ ये कहता वसा शरीर में वृद्धि, एकदम नहीं, प्रोटीन शरीर में वृद्धि। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। प्रोटीन जो है वो शरीर में वृद्धि करता है, प्रोटीन शरीर में वृद्धि करता है। प्रोटीन का काम है शरीर मांसपेशियों का निर्माण करना। वसा तो ऊर्जा देता है,
वसा तो दोस्त मेरे ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा वसा देता है। यहां देखो ना, तुम उल्टा लिख दिया है दोस्त, वसा शरीर में वृद्धि या प्रोटीन ऊर्जा, उल्टा लिख दिया ना। वसा अधिकतम ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देता है। ग्लूकोज जो है वो तुरंत ऊर्जा देता है। आंसर 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 आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, जल्दी से इसको लिख लीजिए। वसा अधिकतम ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, ग्लूकोन डी तुरंत शक्तिदायक, कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा। अब प्रोटीन शरीर प्रोटीन एक्स पाउडर खाता है बॉडी बिल्डर सब, क्योंकि उसको मसल्स का निर्माण करना होता है। बता, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण, एकदम सही है। इंद्रधनुष से भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है, एकदम सही बात है। आंसर बताओ क्या होगा। 1 और 2 बोथ दोनों सही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज, कहते हैं निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। कौन सा परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र मतलब रक्त की बात हो रही है, रक्त का परिसंचरण होता था। रक्त है, हृदय है, रक्तवाहिकाएं है, वृक्क नहीं है। वृक्क उत्सर्जन तंत्र है, क्योंकि ये उत्सर्जित करता है, उत्सर्जन तंत्र है, ये उत्सर्जित करता है। आंसर बताओ 1, 2 और 3 इज राइट आंसर। 1, 2 और 3 आंसर। आंसर कहता परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो नहीं है तो केवल 4, केवल और 4। वृक्क क्या है, ये उत्सर्जन तंत्र है। वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। वृक्क नेफ्रॉन है, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन है। वृक्क नेफ्रॉन है, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन है। और वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, और वृक्क का काम है फिल्टर करना और करके रक्त को शुद्ध करना। अब फेफड़ा का काम है ऑक्सीजन मिलाकर रक्त को शुद्ध करना। फेफड़ा ऑक्सीजन ऐड करके शुद्ध करता है, वृक्क छान कर शुद्ध करता है। अच्छा चला जी, एक बात बताइए, आज 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 कितने लोग, अगर हम इस क्लास के जस्ट बाद हम चाहते हैं कि सिलेक्टेड 400 क्वेश्चन आपका मैथ का अगर आप कहिएगा तो रोशन सर के द्वारा हम करवा देंगे। रोशन सर एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है हमारे यहाँ, रोशन सर, उनके द्वारा अगर आप कहिएगा हम, तो मैथ जो है हम आपका 400 क्वेश्चन करवा देंगे। मेरे हटने के जस्ट बाद वो आ जाएंगे, और ज्योग्राफी का टाइम 9 से 10 कर देंगे। अगर आप इस पर एग्री करते हैं तो 8 टाइप के 400 सिलेक्टेड क्वेश्चन मैथ के जो पूछा गया हो उसके बेसिस पे। और कल से चला टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे बिग बूस्टर, जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं टेस्ट में, वीडियो हम डाल दिए कैसे जुड़े। बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पर आप जाइए, ऑफलाइन टेस्ट इन ऑनलाइन वाले कॉलम में, वहां सबसे नीचे आपको मिल जाएगा 1 to 5 6 to 8 का टेस्ट। अगर आप कहिएगा चला जी तो 400 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के, मैथ्स के हम स्टार्ट करवा देंगे। 20 दिन लगातार चलेगा। और रोशन सर इसका डिस्कशन मेरे जस्ट बाद हम हटेंगे और वो आपको करवा देंगे। अगर आप तैयार हैं तो 8 टाइप कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग फिर कल की कक्षा में। बाकी चला जी आप कमेंट्स कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। और अभी जो ज्योग्राफी चलता है उसको शिफ्ट कर देंगे 9 से 10 में। तो अगर आप तैयार हैं तो एक बार टाइप कर दीजिए जल्दी से। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ कंटेंट, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ कंटेंट। कल से ऑफलाइन में टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 3 अलग अलग समय में। आप आइए, 100 टका में 15 टेस्ट, और ऑनलाइन में भी टेस्ट स्टार्ट हो गया बिग बूस्टर ऐप पर। थैंक यू वेरी मच।